कामरान साहब, तासुर तो ये था कि मौलाना फजलुर रहमान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं आईनी तरमीम पर। असल बात आज खुलकर सामने आई कि वो तो न सिर्फ मुस्तरद कर रहे हैं इन तरमीम को, बल्कि इन तरमीम से जो मकसद हासिल किया जाना है उस पर भी उन्होंने शक का इजहार किया है। तो क्या जो सब बातें मुलाकातें होती रहीं इन तरमीम के हवाले से, उसमें भी मौलाना वाज़ेह तौर पर कह चुके थे कि वो इन सब तरमीम के ख़िलाफ़ हैं, किसी भी किस्म की तरमीम उन्हें कबूल नहीं है? देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट हमें दिया गया था, जो इनिशियल डॉक्यूमेंट है, जो कि आप उसको पब्लिक नहीं कर रही है, वो जो डॉक्यूमेंट था वो मिड नाइट में दिया गया था। यानी अगले दिन उस पर वोटिंग होनी है, मिड नाइट में वो दिया गया है और उसके थोड़ी सी टाइम गुजरा होगा, आधा घंटा गुजरा होगा, तो बिलावल साहब तशरीफ़ ले आए और फिर उसके ऊपर उनसे गपशप शुरू हो गई। तो बिलावल साहब को हमने उसी वक्त भी बता दिया था कि बिलावल साहब ये क्या डॉक्यूमेंट है और इस पर कैसे आप एग्री कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, मैं भी इसमें मेरे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, मगर क्या करें जी, ये मजबूरी है। तो हमने उनको कहा कि आपकी मजबूरी तो हो सकती है, हमारी मजबूरी तो कोई भी नहीं है। फिर उसको मैंने ले गया, घर ले गया और फिर उसके ऊपर जब सारा स्टडी कर लिया तो फिर मौलाना साहब को ब्रीफ कर दिया। मौलाना साहब का व्यू फिर ये बना कि बाकी साथियों को भी बुलवाया, जितना हमारे पार्लिमानी मेंबर्स थे नेशनल असम्बली में भी और सीनेट में भी, और उनसे मुशावरत की। और फिर उसके बाद व्यू ये बना कि इसके ऊपर जो है ना, ये तो एक मुसीबत है, उसके बाद तो गले पड़ जाएगा ये हमारे जो सपोर्ट इस पर मांगी जा रही है। उनको फिर हमने गवर्नमेंट को कन्वे किया कि हमें टाइम चाहिए इसके ऊपर, ये तो इस तरह से नहीं हो सकता। आप तो कहते थे कि बड़ा मासूमाना सी जो है कोई बात आप करने जा रहे हैं, ये तो मासूमाना सी बात नहीं है, ये तो हम वापस अपने घरों को शायद ना जा सकें, लोगों में किसी एज ए पोलिटिकल पार्टी लोगों में जाना मुश्किल हो जाएगा। तो वो इसी तरह से मामला चलते रहे और फिर कि जी कभी कोई आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी जा रहा है, मगर उसको कि नहीं जी अभी हम आपके जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात दूर करते हैं। फिर उसके बाद अगला जो मसौदा बना उसमें आर्टिकल 8 वाला जो था वो निकाल दिया। फिर उसके बाद जो है ना फिर कोई और बना तो उसमें आर्टिकल 199 भी जो है ना जो उसमें जो मामला थे वो निकाल दिए। तीसरे उसके बाद जो अगला बना फिर उसमें जो है ना वो 9A जो है ना इंसर्ट कर दिया। तो ये मतलब इस तरह से चलता रहा। वो जो कुछ हो रहा था हमने कहा कि इस तरह से नहीं। और फिर आप जो है ना, चूँकि ये एक समाजी और उमरानी मुआहदा है और आवाम से छुपा कि ये समाजी या उमरानी मुआहदा जो है वो किस तरह से रात के अंधेरे में कोई हमारे हवाले करे, हम अब उनको रिप्रेजेंट करते हैं या तो उनके किसी छोटे से हिस्से को भी चले रिप्रेजेंट करते हैं, तो मगर उनसे छुपा के कैसे होगा जब तक इनपुट नहीं आएगी सब पब्लिक की। और हम खुद इस पर डिबेट करना चाहते हैं पार्टी के अंदर जो है इंटरनल जो है वो हम हर चीज़ जो है, ये तो चलो किसी एक आध बंदे ने कोई थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया और उसके बाद कोई माइंड भी मेकअप हो गया किसी हद तक, मगर जब तक जो है ना वो हम सारे पार्टी के बाकी फोरम्स में भी जब तक ओपन नहीं करेंगे तो ये कैसे हो सकता है कि हम उसके ऊपर जो है ना वो एग्री कर जाएं। कामरान साहब, मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्तरद सिर्फ नहीं किया इन तरमीम को, बल्कि उन्होंने फरमाया कि ऐसा करना, इन तरमीम की हिमायत करना मुल्क और कौम की अमानत में ख़यानत के बराबर होगा। तो कौन सी तरमीम ऐसी है या कौन सा उसका नुक्ता ऐसा है जिससे इस नतीजे पर पहुँचे मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात कि कौम से अमानत में ख़यानत होगी? देखिए, फंडामेंटल राइट्स के हवाले से एक इख्तियार है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 8 है, और जिसमें जो है ना फंडामेंटल राइट को जो है वो कोर्ट जो है उस हवाले से अगर हम कोई कानून साजी करें तो कोर्ट उसको एग्जामिन कर सकती है, मगर उसमें कुछ जो है ना एक्सेप्शंस भी हैं। उस एक्सेप्शंस का दायरा जो है वसी किया गया था। इस पर बहुत शिद्दत के साथ एतराज़ था हमें। बाद में तो वो जो दूसरे मुसवदे मार्केट में आए उनमें से उसको गायब कर दिया गया। फिर आर्टिकल 199 के हवाले से जो है ना हमें शिद्दत के साथ उसके क्लास 3 का जो है ना दायरा जो है उसको टाइटन करने में, यानी हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे लिए जाने पे सख्त एतराज़ था कि हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन आप कैसे कम कर रहे हैं। फिर आर्टिकल 51 में जो है और आर्टिकल 106 में इस बात पे एतराज़ था कि जी आप किसी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट की दो के मैं ख़ुद भी उससे इत्तफाक नहीं करता, मगर ये कौन सा तरीका है कि उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उसको उन जजमेंट्स को इनफेक्टिव कर दें। 63 वाली जजमेंट से मेरा अपना इख्तलाफ है कि वो दुरुस्त नहीं है जजमेंट, उसका रिव्यू भी शायद पेंडिंग है, किसी ने फाइल किया हुआ है। कानून साहब, पहले मुसवदे की तो हकीकत उस तरह से सामने नहीं आई, अगर तो अब जिस मुसवदे का हुकूमत जिक्र कर रही है कि वो एक अपडेटेड
अमेंडेड वर्जन है उसका, उसके बारे में राय है आपकी जमात की? उसमें जो कोर्ट्स के हवाले से मामला आते हैं, एक तो उसमें वो मजाक वाली बात है ना, वो आर्टिकल 9A जो है ना वो शामिल कर दिया एनवायरनमेंट के हवाले से, उसकी प्रोटेक्शन के हवाले से बड़ी अच्छी बात है, मगर उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहाँ से चाहिए? उसमें उसको तो वैसे ही जो है ना आम लाज के लिए जो है ना वो कर सकते हैं, तो क्यों लोगों को जो है ना वो ऐसी गोली देते हैं कि जो जिसका कोई फ़ायदा ना हो। और फिर जो अपना कोर्ट्स के हवाले से पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स थी, उस तरह से उसमें हमने एतराज़ किया कि ये हमको किसी शख्सियत पे या किसी शख्सियात पे कोई एतराज़ नहीं है, मगर ये पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स कैसे कर रहे हैं आप? तो ऐसे कोई निकात है कामरान मुर्तज़ा साहब जिस पर JUI आगे बढ़ सकती है? देखिए, अवाम के मफाद में अगर कोई अमेंडमेंट्स हैं तो उसके ऊपर बढ़ा जा सकता है। इवन मौलाना ने कहा था कि इस बात पे भी आगे बढ़ा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, मगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ऊपर का कोई जो है ना वो फोरम ना बनाइए, चले पैरेलल बन सकता है, मगर वो और फिर उसमें उम्रों का जो है ना उसमें तफावत आप डाल रहे हैं, यानी जो इधर से अच्छा आपके साथ जो अच्छा आदमी होगा उसको जो है ना आपने वहाँ अकोमोडेट करना है। तो वो इस तरह से मतलब ये बहुत मुतालबा रहा है। इवन COD का जो है ना उसमें जो है ना ये बात पीपल्स पार्टी ने और नून ने एग्री की हुई है कि उसमें जो ना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से वकला अक्सर मुतालबा करते रहे हैं, उस पर बात हो सकती है यकीनन, मगर वो बात इस तरह से हो सकती है कि वो पर्सन स्पेसिफिक चीज़ें ना हो। वो ये ना हो कि किसी को अकोमोडेट किया जाना है, किसी को अकोमोडेट नहीं किया जाना। जब जिस तरह से आम पब्लिक में पॉलिटिकल पार्टीज को जाना होता है, उस तरह से वकला भी जो है ना वो एक लीगल फर्टर्निटी जो है वो भी एक बहुत बड़ा तबका और बहुत इफेक्टिव तबका है। उनके अंदर जाके इस बात को कौन इसको एक्सप्लेन करेगा कि ये किसी ख़ास बंदे के लिए जो है ना ये उसके मुताबिक कपड़े नहीं बनाए गए। तो कामरान साहब, अब दो जमातें हैं जिनका वाज़ेह मौक़िफ़ है कि तरमीम को भी मुस्तरद करते हैं और फिर इसको वो एक साजिश या फिर ये करार देते हैं कि हुकूमत की इसमें नीयत ठीक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम। तो मौलाना फजलुर रहमान की सियासत अब PTI के इत्तेहाद के साथ होगी, फिर आज के उनके बयान का ये मतलब होगा? कतन नहीं, हम किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। हम अपोजिशन में हैं, अपोजिशन में थे, अपोजिशन में रहेंगे, मगर हम किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। कोई अगर ये समझे कि हम किसी के साथ सड़कों पे होंगे उसके साथ, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। कोई ये कहे कि हम गवर्नमेंट में होंगे, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। कोई ये कहे कि हमारी कोई डिमांड थी, तो ये तो इंसल्टिंग है, ये बेइज्जती करने वाली बात है। अगर किसी तरफ से भी कोई कहे कि कोई डिमांड थी या डिमांड के लिए जो है ना हमने कोई किया, तो वो बता दें कि किसने डिमांड की थी, किसको की थी, तो यकीनन जो है ना। मगर इस तरह से जो कामरान मुर्तज़ा साहब, फिर जमीयत उलमा इस्लाम की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या बात होती है? किस मौक़िफ़ पे वो इकट्ठे हैं या किस मौक़िफ़, किस नुक्ते पर बात होती है? हम सिर्फ PTI के साथ हम सिर्फ इशू टू इशू चलते हैं। कहीं पे हमारा इत्तफाक हो सकता है, कहीं पे इख्तलाफ हो सकता है। इवन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हुई, ये बात क्लियर कर दी हुई है, क्योंकि उस कमेटी का मैं एक रुकन हूँ, तो मैंने उसमें ख़ुद उनके साथ क्लियर कर दी थी कि हम आपके साथ सिर्फ एक बात की कमिटमेंट करते हैं कि किसी चीज़ पे हमारा अगर कोई इत्तेफाक नहीं है आपके साथ या इत्तेफाक है, हम आपको सिर्फ बता देंगे कि इस पे हम आपके साथ मिल के चलेंगे, हम आपके साथ मिल के नहीं चलेंगे। इसके अलावा ना कोई इत्तेफाक है, ना कोई इख्तलाफ है। वो हम इशू टू इशू जो है मामलात को आगे लेके चल रहे हैं। कामरान साहब, मुलाकातों का बहुत चर्चा रहा है। मोहसिन नकवी साहब की भी मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान से, उसमें क्या बातचीत हुई? क्या कोई पैगाम लेकर आए थे वो? किन का जिक्र कर रहे हैं? मैं सुन नहीं पाया आपकी बात। मोहसिन नकवी साहब से बहुत मुलाकातें हुई हैं, बहुत सारी मुलाकातें हैं, वो अक्सर आते जाते रहे, मगर जो पैगाम जो कोई समझ रहा है कि कोई इस तरह के पैगामात होंगे, ऐसे कोई पैगामात नहीं है। वो कोशिश कर रहे थे कि हम इस पे एग्री कर दें, मगर वो कोशिश कर रहे थे बग़ैर कागज़ दिखाए हुए। तो बग़ैर कागज़ दिखाए हुए क्या आप अपने भाई की बात भी मान लेंगे, उस पर भी साइन कर देंगे? तो कामरान मुर्तज़ा साहब, जब ये मुलाकातों की कोशिशें हो रही थी, इसमें कोई ऐसी भी मुलाकात होनी थी जिसको मनसूख कर दिया गया? मौलाना फजलुर रहमान से किसी ने मिलने के लिए आना था। बहुत ज़्यादा इस बारे में बात की गई कि नवाज़ शरीफ साहब इस्लामाबाद में मौजूद थे और उनकी मुलाकात होनी थी मौलाना फजलुर रहमान से। क्या वो मुलाकात तय हुई थी? नहीं, उसमें मुलाकात ये नहीं हुई है। वो यकीनन इस्लामाबाद आए थे, मगर उनके हवाले से मेरे इल्म के मुताबिक, मैं अपने इल्म का ज़िम्मेदार हूँ, मेरे इल्म के मुताबिक कोई मैसेज नहीं आया था।
एक मज़ीद मुलाकात वो शहबाज शरीफ साहब से कह रहे थे कि उनसे मज़ीद एक मुलाकात कर लें, तो मौलाना साहब इस पे नाराज़ हुए थे कि क्यों हमारे लिए जो है ना वो इस तरह से हमारे घर कोई आ जाए हमारे लिए बहुत मोहतरम होता है, या वैसे भी वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है, हमें मुश्किल में ना डालिए ना उनको मुश्किल में डालिए। तो मौलाना इससे थोड़े से नाराज़ इस बात से हुए थे कि इस तरह ना करिए कि प्राइम मिनिस्टर को जो है मेरे घर चल के आ जाएं और फिर उसके बाद जो है ना वो मैं या इनकार करूं उनके मुंह पे या उनके, तो आप इस मुश्किल में ना डालें। फिर वो नहीं आए थे। उस वक्त इसाक डार साहब मौजूद थे, उस वक्त मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे, उस वक्त आज़म तारड़ साहब मौजूद थे।